हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम प्रीवियस क्लास इनकम टैक्स में क्या क्या डिस्कशन किए थे। टैक्स वर्ड कहाँ से आया था? इनकम टैक्स का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। क्या क्या डिस्कशन किए थे थोड़ा मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास का शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, सेक्शन 1 क्या क्या बोल रहा था रे? सेक्शन 1 इज एप्लीकेबिलिटी। कहाँ को एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज कमन्स इनटू फोर्स। कब ये लॉ एप्लीकेबल हुआ था? 1/4/1962। लॉ का नाम क्या है? 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961। इज दैट क्लियर? फिर सेक्शन 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? द होल सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस कंटेनिंग। सेक्शन 2 में जो थे उसमें से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, उसको डिस्कशन करते हैं। पहला सेक्शन क्या था? सेक्शन, एक सेकेंड, क्या क्या हम लोग डिस्कशन किए थे? सेक्शन 27, सेक्शन 29, सेक्शन 3 एंड एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 3। ये क्या था? एसएससी। सेक्शन 28 कहाँ आएगा? असेसमेंट। कैसे आएगा हम लोग बात पढ़ेंगे। 28 यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, बेसिक्स जो डेफिनेशन देखो। और एक चीज, यहाँ जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 में, हमारा जैसे जैसे जो डेफिनेशन जरूरत होगा वहां मैं वही डेफिनेशन आपको पढ़ाते चाहूंगा। अभी फिलहाल मुझे जो डेफिनेशन चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, वो मैं कवर अप कर रहा हूँ। इज दैट ओके? तो सेक्शन 27 में हम लोग क्या पढ़े थे? एसएससी। सेक्शन 29 में हम लोग क्या पढ़े थे? असेसमेंट ईयर। 3 में क्या पढ़े थे? प्रीवियस ईयर। फिर सेक्शन 3 का एक्सेप्शन क्या क्या पढ़े थे? 172, 174, 174A, 175, 176। आप लोग इतना का याद होना चाहिए। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या थे? दिस ईयर इन व्हिच वी हैव टू पे आवर टैक्स। प्रीवियस ईयर on which we have to income earn, on which you have to earn an income। जिस साल तुम लोग कमाओगे उस लोग को हम उस साल का पूरा को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। जिस साल वही कमाई का हमको टैक्स देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, एक्सेप्शन सेक्शन 3। एक्सेप्शन सेक्शन 3 बोल रहा है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कब सेम होगा, क्योंकि फंडामेंटली जब हम लोग देखते हैं एक साल कोई भी बंदा का असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम नहीं होना चाहिए, पर ये पांचों को छोड़ के और बाकी का अलग सब होगा। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर मस्ट बी डिफरेंट एक्सेप्ट दीज 5 पीपल। वन इज शिपिंग, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। वन इज योर पर्सन लिविंग फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन इज योर टेम्पररी बिजनेस और नेक्स्ट वन इज योर क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ाई किए थे पूरा ये सेक्शन। आज का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वन इज, हाँ और बताना भूल गए, एसएससी का हम लोग 4 एसएससी पढ़े थे। वन इज नॉर्मल एसएससी, नेक्स्ट वन इज डीम्ड एसएससी, नेक्स्ट वन इज योर एसएससी इन डिफर्ड। इसे हम लोग 4 सेक्शन पढ़े थे एसएससी का, 4 टाइप्स ऑफ एसएससी। ओके, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज 231 पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सन मतलब मैंने एक वर्ड बताया था एसएससी और एक पर्सन, एक वर्ड बताया था पर्सन। एक काम करो, इसका हेडिंग दो, एक सेकंड में बताता हूं। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्सन। सेक्शन 231 में जो पर्सन है वो बोल रहा है पर्सन इंक्लूड्स सेवन टाइप्स। ये बोल रहा है हम 7 को पर्सन, मतलब पर्सन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन इज देयर? 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इज देयर। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। सेकेंड वन इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड family. Third one is your company. Fourth one is your farmer.
which includes LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इन द सेंस क्या है रे, पार्टनरशिप फॉर्म, पूरा लिख लो सही रहेगा, पार्टनरशिप firm which includes LLP, limited liability partnership. Next one is your AOP और BOI. AOP का फुल फॉर्म क्या है रे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. BOI का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी ऑफ individual. Here, next one is your 6 number, local authority and और बाकी छोड़ दो, कैंटनमेंट बोर्ड ये सब चीज में आएगा. नेक्स्ट वन इज anyone not covered in the above 6, that is any artificial legal person. देखो ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा चीज बोल रहा है कि 231 ऑफ इनकम टैक्स 1961 says that person, it includes 7 types of people. First one is your individual, simply means that individual means a natural person having flesh and blood. उसको हम लोग क्या किस कैटेगरी में डालेंगे, इंडिविजुअल. देखो हमेशा इनकम टैक्स में एक डाउट आता है कि एसएससी एंड पर्सन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. देखो सिंपल सा चीज है, एसएससी में हम क्या बोले, मैंने आपको अच्छे से बताया था, एसएससी क्या है रे, 4 टाइप का है. इज दैट ओके? एसएससी मींस दोज पर्सन, मैंने क्लियरली आप लोग को बताया था, दोज पर्सन इज हैविंग लायबल और इज हैव टू पे सम टैक्स इज नोन एज एसएससी. यहां मैंने कहीं भी इनकम टैक्स को बात को नहीं बताया, सिंपल सा चीज. मैं एसएससी कब होगा रे, एसएससी में कब होगा, जब मैं इनकम टैक्स दूंगा, नहीं तो लायबल होगा. यहां मतलब मैं ये किस कैटेगरी में आऊंगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ. इसका मतलब पर्सन डज नॉट मीन दैट ही हैव टू पे टैक्स. टैक्स कब देगा, जब वो एसएससी होगा. थोड़ा अच्छे से सुनो, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक पर्सन मतलब एक जो हमारे दुनिया में जितने भी सारे चीज है सब ये कैटेगरी में आएंगे. उसके बाद ये कैटेगरी से जो भी निकलेगा, अगर वो एसएससी में लायबल है टैक्स देने के लिए और टैक्स दे रहा है, तभी इसको हम लोग बोलेंगे एसएससी. क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बेसिक में जाओ, टाइम लो, अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूं. क्योंकि मैं बोल रहा हूं जब हमारे पूरा है, जैसे मैं बताऊंगा कि पूरा इंडिया में सेक्शन 231 में ये बोला 7 टाइप का पीपल. पर्सन मतलब सोच लो ये जो सब पर्सन हो गए. क्लियर? इंडिविजुअल इज एन पर्सन, एचयूएफ इज एन पर्सन, कंपनी इज एन पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी इज एन पर्सन, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी एक पर्सन है. लोकल अथॉरिटी एक एन पर्सन है. एनी नॉट कवर्ड इन द अबव 6 और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो भी कहां आएगा, यहां आएगा. इसका मतलब सिंपल सा चीज निकालो कि भाई जो टोटल हमारा इंडिया में जितने भी बिजनेस है, जो भी है, सब बिजनेस को हम लोग 7 टाइप पे डिसाइड किया है. 7 टाइप में डिसाइड करने के बाद जिसका टैक्स लायबिलिटी आएगा, जो टैक्स दे रहा है, वो कौन सा एसएससी में, मतलब ये एसएससी में आएगा. मैं सिंपल सा चीज बता रहा हूं, हम लोग पर्सन्स का मतलब सिंपल सा चीज, थोड़ा आगे आगे आप तक पढ़ते जाओगे, पूरा क्लियर होते जाएगा ये सब. ओके, सिंपल सा मीनिंग, पर्सन इंक्लूड्स 7 टाइप्स ऑफ पीपल. वन इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब द पर्सन हैविंग फ्लेश एंड ब्लड. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन इज एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. वो भी किस में आएगा, पर्सन में आएगा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है रे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है. ओके, नेक्स्ट वन इज योर कंपनी. आपको पता है कंपनी मतलब जो 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो 1956 कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो दोनों इधर आएंगे. एक कंफ्यूजन आ रहा है आप लोग को कि भाई एक काम करो, कंपनी को जब डिटेल्स में जाएंगे मैं तब बताऊंगा, इसको छोड़ दो. अभी कंपनी क्या आप लोग को पता है, क्लियर? कंपनी मींस
those are having registration under previous existing 2013 कंपनी एक्ट और प्रीवियस 1956 कंपनी एक्ट। जो भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। नेक्स्ट वन पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 says that partnership is the relation between two or more persons sharing profits, any one of them acting for all or all of them acting। सब काम करे या कोई भी काम करे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म। ये समझने की बात है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये सिंपल सा मीनिंग है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को समझो, BOI। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कितने 4-5 लोग बैठ के एक बिजनेस छोटा सा शुरू करवाए, एक एसोसिएशन शुरू करवाए, वो भी किस में आएगा, एसोसिएशन पर्सन में आएगा, उसको भी हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब देखो बहुत ट्रिकी चीज। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इसको छोड़ के ये जो 1 2 3 4 6 7 ये सब मिलके जैसे एक एसोसिएशन बना जिसमें एक इंडिविजुअल भी है, एक HU भी, एक कंपनी भी एक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 कंपनी है, इन सबों को मिला के जब एसोसिएशन फॉर्म होता है तभी इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब इंडिविजुअल 4-5 आदमी मिलके एक एसोसिएशन बनाते उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज योर लोकल अथॉरिटी और कैंटनमेंट बोर्ड। कैंटनमेंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे BMC बरहमपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, BEMC भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। कैंटनमेंट मतलब जैसे हमारा गोलाबंद एक है यहाँ आर्मी कैंटीन, आप लोग को याद होगा, वो आर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटनमेंट बोर्ड। वो लोकल अथॉरिटी भी क्या है, एक पर्सन है। नेक्स्ट वन इज एनी अदर नॉट कवर्ड ऑन दी एबव 6। जो भी ये एबव 6 में नहीं आया वो किस में आएगा, 7 में आएगा। एनी अदर आर्टिफिशियल। ओके क्लियर। सबका एक एग्जांपल देता हूँ, फटाफट देखो। एक काम करो, इसको पहले नोट करो फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके क्लियर। देखो इंडिविजुअल सिंपल में बताओ कि राम, श्याम, ये सब किस में आएंगे, इंडिविजुअल में आएंगे। HUF का सिंपल जो भी होगा HUF वर्ड लिखा होगा। क्लियर। कंपनी ABC लिमिटेड और AB प्राइवेट लिमिटेड, वो भी किस में आएगा, कंपनी में आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। राम श्याम अकाउंट इंडिविजुअल। HUF किस में आएगा, HUF वर्ड लिखा होगा, जिसे लिख लो पात्र फैमिली HUF, ऐसे लिखा है तो किस में आएगा, HUF में आएगा। कंपनी मींस ABC लिमिटेड और AB प्राइवेट लिमिटेड। अगर गवर्नमेंट का पब्लिक कंपनी होगा लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट कंपनी PVT LTD लिखा होगा, वो भी किस में आएगा, कंपनी में आएगा। पार्टनरशिप ABC पार्टनरशिप फर्म किस में आएगा, ये आएगा पार्टनरशिप फर्म। ABC पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनरशिप आएगा। AOP BOI जैसे लिख लो एसोसिएशन ऑफ राम श्याम एंड जदू, वो किस में आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सॉरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन आएगा रे, राम प्राइवेट लिमिटेड, श्याम पार्टनरशिप, जदू पार्टनरशिप अकाउंट। जब ये तीनों मिलके करेंगे तभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी। इधर बोल दो BMC बरहमपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और BMC भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये सब कहाँ आएगा, लोकल अथॉरिटी और कैंटनमेंट बोर्ड में आएगा। जैसे मैं बताऊं और एनी अदर आर्टिफिशियल, जैसे मैं बताऊं बरहमपुर यूनिवर्सिटी, बरहमपुर यूनिवर्सिटी कहाँ आएगा, खलीकोट यूनिवर्सिटी, खलीकोट ऑटोनॉमस कॉलेज, ये सब कहाँ आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। क्लियर। फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके क्लियर। चलो
क्लियर है ना? द एज पर सेक्शन 231 पर्सन इज ऑफ 7 टाइप्स. One is individual, second one is HUF, third one is company, next one is partnership firm, next one is BOI and AOP, body of individual and association of person, next one is local authority, next one who is not coming above 6, it will be coming under 7. Clear? Section 231. Okay, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनकम. ओके, क्या है इनकम? मैंने एक सेक्शन बताया था आप लोग को कि सॉरी एक आर्टिकल पढ़े थे हम लोग, एंट्री नंबर 82 पढ़े थे. क्या पढ़े थे एंट्री नंबर 82? ये बोल रहा था कि एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम एनी इनकम इज कमिंग ऑन टैक्स ऑफ दैट अमाउंट मस्ट बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एंट्री नंबर 82 क्या बोला था? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के और जो भी बाकी इनकम है सब इनकम में टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा. अभी एक वर्ड आ रहा है इनकम. इनकम का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम इज कमिंग और डिफाइंड अंडर सेक्शन 224 ऑफ, लिखते चलो मेरे अंडर क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछता है. क्लियर? पर्सन, इनकम, एसएससी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे आप लोग को. इनकम इज defined in section 224 of Income Tax Act 1961. ये कहाँ डिफाइन है रे? सेक्शन 224 ऑफ 1961 इनकम टैक्स में डिफाइन है. इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. देखो जब भी नए बच्चे आते हैं या पुराने बच्चे आते हैं, मैं एक सेकंड इसको कंप्लीट करवाता हूँ फिर कंफ्यूजन कहाँ होता है बताता हूँ. इनकम मतलब इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सैलरी रिसीव्ड बाय ए एम्प्लॉय. नेक्स्ट वन इज, इसे में जो जो आपको लगता है जो हमारा इनकम आता है, प्रॉफिट आता है, सब हम लोग इसे जो कंटेंट आएगा हम लोग लिख नहीं पाएंगे. मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा जितना हो सकता है लिख के बताता हूं आप लोग को. एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस, सैलरी रिसीव्ड बाय, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी. मैं क्या कर रहा हूं? पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहा हूं, वहां से ही मुझे इनकम मिल रहा है. इनकम फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग. ये भी भाई मेरा इनकम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम sales of raw material, income from sublending. इसे मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे इनकम है. इनकम का सिंपल सा मतलब जहां से आपको कुछ रिसीव होता है और जहां पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम. ऐसे बहुत सारे इनकम है. क्लियर? समझ में आ रहा है? पहले फटाफट इसको लिखो. इनकम इज डिफाइंड इन सेक्शन 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय. और तुम लोग बहुत सारे ऐसे चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे. जैसे मैं बोल सकता हूं वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट मनी, जो भी रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय वो भी कहाँ आएगा? इनकम में आएगा. जैसे हाउस रेंट अलाउंस,
वो भी भाई इनकम है, क्योंकि मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, तुम बाहर घरे रेंट पे लेके रहो, वो भी मेरा इनकम हो गया। इससे बहुत सारे इनकम है। क्लियर? एक चीज देखो, ये हो गया इनकम। सब बच्चे कंफ्यूजन होता है, मैं जब भी बोलूं इनकम, एग्जाम में पूछता है इनकम, आप लोग लिखते हो, फिर क्या लिखते हो आप लोग? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मूव। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम profit and gains from business and profession, income from capital gain, income from अदर सोर्सेस। मत लिखो अभी, सुनो पहले, फिर बाद में लिखेंगे हम लोग। सिंपल सा चीज है, जब ये इनकम का बात आता है बच्चे लोग ये लिख के आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। भाई ये एकदम सही नहीं, एकदम गलत बात है, क्योंकि ये जो 5 डिवाइड हुआ है ये कहां मेंशन है? सेक्शन 14 ऑफ आईटी एक्ट 1961, वही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिवाइड है। मतलब ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, इनकम मींस ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, इनकम फ्रॉम लॉटरी गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, इनकम फ्रॉम सब लेंडिंग, रिटायरमेंट मनी, हाउस रेंट अलाउंसेस, और एक लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी किस में आएगा? इनकम में आएगा। इनकम मींस बहुत सारे चीज है, वो सब इनकम को सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने 5 हेड में डिवाइड किया। मतलब जैसे देखो, मैं इनकम मतलब दुनिया में वैसे इतने सारे चीज है, बहुत कंफ्यूजन था, तभी सेक्शन 14 बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये सब जो बहुत सारे, मैं ये सब सिंबल अनलिमिटेड पे लिखा हूं, मतलब ऐसे इनकम है हम नहीं देख पाएंगे, बहुत सारे इनकम है। तो सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोल रहा है कि ये जो पूरा सब इनकम है उसको 5 हेड में डिवाइड किया है। अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं। इनकम सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोल रहा है कि हमारा जो पूरा बिजनेस इनकम है वो, और पूरा बिजनेस इनकम कौन सा सेक्शन में डिवाइड हुआ है? 5 फॉर्म में डिवाइड हुआ है, 5 हेड में डिवाइड हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इनकम में कितना हेड है रे? 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे मैं बताऊं, सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय किस में आएगा? सैलरी हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट किधर आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी कहाँ आएगा? ट्यूशन फी को अभी फिलहाल थोड़ा सा रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या आएगा आपको। देखो, क्योंकि सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन, तो सैलरी में आ जाएगा अपने आप। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, आपको पता नहीं चलता है कहाँ लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको। इनकम फ्रॉम लॉटरी गैम्बलिंग, उसको भी पता नहीं चलता है, छोड़ देते हैं। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये कौन सा ट्रांजेक्शन से? सैलरी का ट्रांजेक्शन से नहीं है, सैलरी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हाउस प्रॉफिट कर रहा है, हाउस में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये किसको रिलेटेड है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रॉ मटेरियल, बिजनेस को रिलेटेड है, ये पीजीबीपी में आएगा। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? वो कहां में आएगा? पीजीबीपी में आएगा। इनकम फ्रॉम सब लेंडिंग, ये कहां आएगा? पता नहीं चल रहा है, बाद में देखते हैं। रिटायरमेंट मनी, रिटायरमेंट कौन हो रहा है? सैलरी वाला रिटायरमेंट होगा, तो कहां आएगा? सैलरी में आएगा।
इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट मनी। हाउस रेंट अलाउंस किसको मिलेगा? वही सैलरी को मिलेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल गेन में आएगा। ये सब जो चीज है, अलग अलग चीज, ये हम लोग देखेंगे। और जो ये सब चारों में, मतलब जो सैलरी में नहीं आया, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आया, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आया, कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन में नहीं आया, सब कहाँ आएगा? अदर सोर्स में आएगा। इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम सब रेंटिंग, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है किस में आएगा? अदर सोर्स में आएगा। इसका मतलब अच्छे से सुन लो, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं। इनकम 224 डिस्क्राइब इनकम्स इन एनी इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। So many types of income said that we cannot limit it that in amount of income tax। मतलब ये हम लोग लिमिट में नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे ऐसे इनकम है, 100-1 लाख इनकम है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पर यहां जो कंफ्यूजन आया, इसीलिए सेक्शन 14 ऑफ आईटी एक्ट 1961 डिवाइडेड होल इनकम्स इनटू हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, इनकम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब एग्जाम में पूछेगा, आप लोग इनकम 224 में ये मत लिख के आना, लिख के आओगे 0 ही मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, तो क्या था हमारा? टोटल इनकम इज डिफाइंड। क्योंकि देखो यहां बच्चे बहुत कंफ्यूजन होके आते हैं, एकदम दिमाग से अब से ही क्लियर करके चलो। इसीलिए मैं रिलेटेड सेक्शन 2 हम लोग पढ़ रहे थे, 14 में मैं आ गया, इसीलिए आ गया क्योंकि सेक्शन 224 बोल रहा है इनकम का मतलब है इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224। इट इंक्लूड्स सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, इनकम फ्रॉम लॉटरी। आपको जो भी चीज लगता है वो हम लोग क्या बोलेंगे? सब इनकम में बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन क्या था? सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, heads of income divided all these incomes. Section 14 divided all these incomes into 5 heads. One is salary, second one is house property, मतलब employer employee relationship जो भी है वो सब चीज किस में आएगा? इसमें आएगा, वो हेड में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया, एम्प्लॉय को सैलरी मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, कन्वीनियंस अलाउंस मिला, टिफिन अलाउंसेस मिला, रहने के लिए घर मिला, परक्यूजाइट, ये सब चीज किस में आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। क्लियर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं एक हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास है, वो हाउस प्रॉपर्टी को रेंट आउट में दे रहा हूँ, रेंट में दे रहा हूँ, उससे जो इनकम आ रहा है किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। वो जो हाउस प्रॉपर्टी था उसको निकाल के बेच दिया, कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है हमारा। हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 214 में मेंशन है कैपिटल एसेट क्या है, पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कैपिटल मतलब जब एक हाउस को हम रेंट में दे रहे हैं, वो इनकम कहाँ में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब वो हाउस प्रॉपर्टी को हम बेच दे रहे हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो कहाँ आ जाएगा? कैपिटल गेन में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड बिजनेस। बिजनेस में हम लोग कितना ट्रांजेक्शन, हमको सेल में कितना मिल रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, हमारा इनकम कितना हो रहा है, हमारा सब्सिडी कितना मिलना चाहिए, ये सब भी जो सेक्शन से बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज है किस में आएगा? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? प्रोफेशन जैसे बिजनेस नहीं होगा, प्रोफेशन, एक डॉक्टर, एक एजुकेशनिस्ट, टीचर, लेक्चरर, ये जब सब काम कर रहे हैं उनका भी इनकम किस में आएगा? अगर मेरा प्रोफेशन ये है, प्रोफेशन टीचिंग है, वो भी पीजीबीपी में आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो भी एक एसेट होगा, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? ये सब चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप लोग को अभी टेंशन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सब चीज है, ये सब चीज भी कहाँ आएगा? कैपिटल एसेट तुम लोग सेल कर रहे हो तभी ये किस में आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। क्लियर? लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। ये जो पांचों में जो चीज नहीं आया, सब चीज किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, गुड। अभी हमारा क्या क्या हो गया? सेक्शन 3 भी हो गया है। फिलहाल मैं चलता हूं, जो डेफिनेशन मेरा आएगा मैं किधर आऊंगा? सेक्शन 2 में फिर से लौट के आऊंगा। याद रख लो, सेक्शन 2 इज हैविंग ऑल डेफिनेशंस। जब जिसी का भी हमको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, हम किधर आएंगे? सेक्शन 2 में आएंगे। तो सेक्शन 3 हमारा हो गया, सेक्शन 1 हो गया चार्जेबिलिटी सेक्शन, सेक्शन 2 हो गया डेफिनेशन,
सेक्शन 3 हो गया प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट वन इज योर सेक्शन 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन. मतलब हमारा जो इनकम टैक्स चार्ज होगा, किस पे चार्ज होगा, कहां चार्ज होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी. चार्जिंग सेक्शन 1 इज इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स. ये जो इनकम टैक्स हमको कब देना पड़ेगा, इट इज इन एनुअल टैक्स. हमको क्या देना पड़ेगा, एनुअली देना पड़ेगा. क्लियर. पॉइंट 1 मैं जैसे लिख रहा हूं, जहां मार्क कर रहा हूं, आप लोग भी वहां मार्क करते चलो. क्लियर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम ऑफ द previous year should be charged on income of the previous year should be charged into income tax, charged into income tax on assessment year. The tax decided in annual फाइनेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझो. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का इनकम कौन सा साल में टैक्स देना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर पे टैक्स देना पड़ेगा. एंड दी टैक्स रेट इज डिसाइडेड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. फिर से पढ़ रहा हूं 2 बार 3 बार, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी चार्ज्ड इनटू इनकम टैक्स ऑन असेसमेंट ईयर. द टैक्स रेट डिसाइडेड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट और एनुअल फाइनेंस बिल और एक्ट. जब पास हो जाएगा बिल तब हम लोग क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा अच्छे से सुनो. हमको ये 2 चीज पता है, मतलब प्रीवियस ईयर में हम लोग जितना कमाएंगे, फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर में हम लोग जितना कमाएंगे वो असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे. कौन सा रेट पे टैक्स देंगे, द टैक्स डिसाइडेड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. जो भी फाइनेंस एक्ट में हमारा डिसाइड होगा वही रेट पे हम लोग टैक्स देंगे. सिंपल सा चीज. जैसे सोच लो मेरा प्रीवियस ईयर का इनकम है 2019 और 2017-18 का ले लो. 17-18 का मेरा इनकम है 5 लाख. क्लियर. 2018-19 में मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा. फिर से सोचो, प्रीवियस ईयर का इनकम है 5 लाख. वो जो 5 लाख का टैक्स मुझे कभी देना पड़ेगा, टैक्स 2018-19 में देना पड़ेगा. इसका मतलब 5 लाख रुपीस में मुझे टैक्स देना पड़ेगा. कितना परसेंटेज में टैक्स देना पड़ेगा, 5%, 10%, 15, 20, 30, 40, 45, 50. कौन सा रेट में देना पड़ेगा, ये बोल रहा है. द टैक्स रेट इज डिसाइडेड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट. भाई जो टैक्स आएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट कब आता है, 1/4/2000. ये हो गया 2017-18. 2000 ये 2017-18 का मतलब क्या है, 1/4/2017 में स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2018 में ये खत्म होगा. ये जो 2018 और 19 में होगा हमारा एक है, हर एनुअल एक्ट का कब आना होगा, 1/4/2018 में जो एनुअल एक्ट आया होगा उसके हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ेगा. फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो. मैं ये फिर से बोल रहा हूँ. जैसे देखो 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक मैंने इनकम किया. कितना इनकम किया, 5 लाख इनकम किया. क्लियर. फिर से सुनो,
टाइम लो, 2 बार 3 बार लो, क्योंकि देखो बहुत बार बच्चों का सब हो जाता है, पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ कंफ्यूजन होता है टैक्स रेट कहाँ लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा अच्छे से सुनो। 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक मैंने इनकम किया, कितना इनकम किया, 5 लाख। तो हमको क्या बोलेंगे इसको, प्रीवियस ईयर। तो मुझे ये जो 5 लाख का इनकम टैक्स कब देना पड़ेगा, 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक देना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे रे, असेसमेंट ईयर। मतलब दिस वन इज नोन एज टैक्स ईयर, दिस वन इज नोन एज इनकम ईयर। इसका मतलब मैं 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक जो भी इनकम करूंगा उसका टैक्स मुझे 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019 असेसमेंट ईयर में देना पड़ेगा। क्लियर। इसका मतलब यहां जो हमको टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, डिसाइडेड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। पर एनुअली फाइनेंस एक्ट कब आता है, 1/4/2018 में, जब मेरा फाइनेंस एक्ट आएगा। कौन सा फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट बोल रहा है जिसका 5 लाख इनकम है उसको 10% हिसाब से 50,000 का टैक्स ले लो, तो मुझे 50,000 देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक जितना इनकम हम लोग अर्न करेंगे, दिस वन इज नोन एज इनकम ऑन ईयर, ₹5 लाख। तो 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक हमने जो किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेशन ईयर, व्हिच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। हम लोग को इस साल टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, द टैक्स रेट इज डिसाइडेड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। 1/4/2018 में सब साल का फाइनेंस एक्ट कब होगा, शुरुआत में होगा 1/4/2018 में। जो भी फाइनेंस एक्ट आएगा वो असेसमेंट हो, वो फाइनेंस एक्ट में जो भी टैक्स रेट बोला जाएगा वही टैक्स रेट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट में वो बोल दिया 10% के हिसाब से टैक्स दो, 5 लाख में ये हो गया इनकम ईयर, यहां मुझे टैक्स देना पड़ेगा ईयर में 5 लाख इंटू, ये फाइनेंस एक्ट बोल रहा है 10% का टैक्स दो, 5 लाख इंटू 10%, 50,000 का टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूं, मैं भी जब पढ़ लिया था फिर पढ़ लिया था, जब प्रैक्टिकल अप्रोच में मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इतना अच्छे से हम लोग नहीं पढ़े थे। क्लियर, इसीलिए ये जो पार्ट है ना, बहुत, ये जो चार्जिंग सेक्शन, ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हो गया ना कंप्लीट। फिर से टाइम लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से मुझे बोलो, मैं बताऊंगा। क्लियर, इसको पहले लिख लो आप लोग, ये नोट आउट करवाओ, फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, टैक्स इज चार्ज्ड ऑन, अब भी पढ़ाया था मैंने, अब भी आप लोग को समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है पर्सन का। मैंने अभी बोला 231 में द पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स, HUF, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, AOP, BOI। नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। भाई टैक्स किसको देना पड़ेगा, हम लोग जो 7 टाइप्स ऑफ पीपुल पढ़े, पर्सन पढ़े, उन लोग को टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी में हम एसएससी का बात ना, एसएससी मींस जो टैक्स देने के लिए एलिजिबल है और जो देगा तब हम उसको एसएससी बोलेंगे। टैक्स कौन देगा, एसएससी मतलब जो दे रहा है उसको एसएससी बोलेंगे। समझ, अच्छे से समझो। ऑल आर नोन एज एसएससी, HUF इज एन एसएससी, इंडिविजुअल इज एन एसएससी। अगर वो टैक्स दे रहा है और टैक्स के लिए डिमांड हो रहा है तब भी हम लोग उसको एसएससी बोलेंगे। पर ये जो टैक्स कौन देगा भाई, पर्सन देगा। इसका मतलब इंडिविजुअल दे, HUF का हेड क्या होता है रे, कर्ता होता है। एक वर्ड आएगा कर्ता, HUF का हेड कौन होता है, कर्ता होता है। फार्म का पार्टनर्स, जो मैनेजिंग पार्टनर होगा वो देगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर देगा। AOP, BOI का जो हेड होगा वही देगा।
म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और कैंटनमेंट बोर्ड का कमिश्नर देगा, कमिश्नर वो चार्ज में होता है। आर्टिफिशियल बॉडी मतलब जो भी पर्सन अपॉइंटेड है वो देने के लिए वो आएगा एओपी बीओआई में और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। क्लियर, समझ में आया? सो चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स, हमको एनुअली देना पड़ेगा। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शुड बी चार्ज्ड इनटू इनकम टैक्स ऑन असेसमेंट ईयर। द टैक्स रेट इज डिसाइडेड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स बताएगा उसको हम कौन से साल में टैक्स देंगे? असेसमेंट ईयर देंगे। वो असेसमेंट ईयर का टैक्स देंगे, उसका इनकम कब हम लोग अर्न किए? प्रीवियस ईयर में अर्न किए। क्लियर, एग्जाम्पल भी हम लोग लेके अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट वन इज टैक्स रीट चार्ज्ड ऑन ए पर्सन। पर्सन मतलब जो 7 टाइप ऑफ पर्सन है उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टैक्स इज calculated on total income। ये भाई पंगा हो गया। टैक्स इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम है इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो टोटल इनकम सेक्शन किसमें मेंशन है? 245 में मेंशन है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम का मतलब क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है? ये जनरली आपको एक याद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब थोड़ा ज्यादा होगा, उससे कुछ निकाल लो फिर प्रॉफिट आएगा। लाइकवाइज ग्रॉस टोटल इनकम एक बड़ा कंसेप्ट है, उससे कुछ माइनस करो तभी क्या आएगा? टोटल इनकम आएगा। इसका जो टोटल इनकम का फंडा है, ग्रॉस टोटल इनकम का फंडा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो फटाफट बताता हूं हम लोग क्या पढ़े। पहला पॉइंट पढ़े इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले पढ़े पर्सन। पर्सन इज ऑफ 7 टाइप्स: इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, कंपनी, एओपी बीओआई, कैंटनमेंट बोर्ड लोकल अथॉरिटी, अदर पर्संस और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। नेक्स्ट वन इज 224। क्या बोल रहा है? इनकम। इनकम आर वेरियस टाइप्स, इनकम फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, जैसे प्रॉफिट, गेन, सेल ऑफ एसेट्स, sale of machinery, sale of raw materials, tuition fee received, any other salary received, profit and gain from profit or gain from any business, जो भी चीज होगा सब लोग क्या आएगा? इनकम में। फिर ये बोल रहा है जो बहुत सारे इनकम है, बहुत सारे infinite numbers of incomes are there, जो the infinite numbers of incomes are divided into 5 heads on section 14 of income tax act। सेक्शन 14 क्या कर रहा है? सब जो इनकम है उसको 5 हेड में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इज दैट क्लियर? सो द नंबर ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ इनकम कैपिटल और इन्फिनिट नंबर ऑफ इनकम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना, जब तुमको पूछेगा इनकम डायरेक्टली बताना, सेक्शन 224 में मेंशन है, जो भी इनकम बताना। कभी भी मत बताना इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोस थिंग्स। जब भी तुमको पूछेगा हेड्स ऑफ इनकम कहाँ मेंशन है? सेक्शन 14 में, तभी आपको 5 हेड बताना पड़ेगा। जब ओनली इनकम बोल रहा है ये चीज बताओ, 5 हेड बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 5 हेड बोलोगे नेगेटिव मार्क एकदम चलेगा फिर से। क्लियर? तो इतना तक रिवीजन कराओ। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने बोला सेक्शन 4 क्या है रे? चार्जिंग सेक्शन। क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा? साल में 2 बार देना पड़ेगा? नहीं, एनुअल टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? एनुअल टैक्स है वो। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल हम लोग जो इनकम किए थे उसका टैक्स इस साल देना पड़ेगा। एंड कौन सा रेट पे देना पड़ेगा? इस साल में जो फाइनेंस एक्ट आया, एनुअल फाइनेंस एक्ट, वो साल जो भी रेट डिसाइड हुआ वही रेट पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज टैक्स 1। टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सन। टैक्स किसको दिया जाएगा? चार्ज किस पे होगा? हम लोग जो 7 टाइप ऑफ पर्सन पढ़े वो सातों पे चार्ज होगा। नेक्स्ट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। वो जो टोटल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है मैं आप लोग को नेक्स्ट इन क्लास में बताऊंगा। टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर।